गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद समझा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र बहुत सीमा तक एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामुदायिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के सहारे एकता के सूत्र में बंधा होता है। दूसरा, ये इसका जो आधार होता है ये दूसरे राष्ट्रों से बिल्कुल अलग होता है। अब मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्र के प्रति उसके नागरिकों का विशेष लगाव, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना ही जो होती है वो राष्ट्रवाद कहलाती है। अब मैं आपको बताऊंगी भारत में राष्ट्रवाद क्या होता है। ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। ब्रिटिश शासन से पहले भारत जो था वह एक सोने की चिड़िया था, क्योंकि उस समय हमारा देश बहुत ही विकसित और शक्तिशाली था। यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध थी। तीसरा पॉइंट हमारा है मुगल बादशाह जहांगीर के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। जहांगीर ने उन्हें तिजारत दे दी। तिजारत का मतलब होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब अंग्रेजों को उन्हें यहाँ पर किला बनाना और कोई भी व्यापार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई थी। पांचवा पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों को छूट मिली। अब अंग्रेज जो थे बिल्कुल मुक्त थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई भय नहीं था, जिस कारण उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया और उन पर अत्याचार शुरू किया। कुछ समय पश्चात बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो था वो अंग्रेजों की कूटनीति का उसको पता चल गया। वो जान गया कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करने आए हैं। इस कारण उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर दिया। सातवां पॉइंट है 23 जून सन 1757 में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ प्लासी का युद्ध किया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। वह गद्दी की चाहत में अंग्रेजों से मिल गया। अंग्रेजों की 300 सेना थी और सिराजुद्दौला की 18,000 सेना थी। लेकिन जो मीर जाफर था उसने कह दिया हमारी तरफ से कोई हमला नहीं करेगा, जिस कारण 300 लोगों की सेना ने 18,000 लोगों को बंदी बना लिया। इस कारण युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर स्वतंत्र कब्जा किया और ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। लेकिन भारत आज स्वतंत्र है। अब दूसरा टॉपिक है सत्याग्रह का अर्थ और प्रभाव। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगी। पहले सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह। इसका मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह व सत्य की खोज करना, यानी कि दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना, यानी कि उसे इतना मजबूर कर देना कि वह लोगों पर ज़्यादा अन्याय का शासन ना करे। इसके समर्थक महात्मा गांधी थे। अब इसका प्रभाव क्या था सत्याग्रह का, देखिए 1916 में बिहार प्रांत के चंपारण में अंग्रेजों की दमनकारी व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। यानी कि किसानों से काम कराते थे, उन्हें उनकी मजदूरी नहीं देते थे, लगान वसूल अधिक करते थे। दूसरा पॉइंट है 1917 में किसानों की सहायता के लिए खेड़ा में आंदोलन किया गया। अब किसानों की सहायता क्या थी, यानी कि लगान जो उनसे ली जाती थी उस पर ढील डालना। तीसरा पॉइंट है 1918 में अहमदाबाद में कपड़ा कारखाने के मजदूरों का समर्थन किया। यानी कि जो कपड़े कारखाने की मिलें थी उसमें मजदूरों को वेतन कम दिया जाता था, वर्क ज़्यादा कराया जाता था। तो यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा था इनका कि मजदूरों के वेतन को बढ़ाना। यहाँ किसानों को जो भी मजदूर थे उनको लगान में ढील दी जाए, उनका वेतन भी बढ़ा दिया जाए। फिर हमारा आता है रॉल एक्ट। रॉल एक्ट एक कानून था, इसको काला कानून भी कहते थे। इस कानून का एक माध्यम था, वह ये था कि सरकार देश के आंदोलनकारियों की राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना चाहती थी। अब मैं पॉइंट के माध्यम से बताती हूँ इसको। पहला इसमें कि 1919 में इस कानून को पारित किया गया। यह राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने और राजनीतिक कैदियों को उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक कैद में रखने का अधिकार था। दूसरा पॉइंट है इसमें 6 अप्रैल को रॉल सत्याग्रह शुरू किया गया। ये केवल इसका विरोध करना चाहते थे, इसीलिए इसको रॉल सत्याग्रह कहा गया। अब मैं आपको बताऊंगी
रॉल एक्ट का विरोध। अब जनता में आक्रोश फैल गया था, इस कारण वो रॉल एक्ट का विरोध करना चाहती थी। अब ये पॉइंट के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या था कि इसमें लोगों ने, दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी। दूसरा पॉइंट है रैली जुलूसों का आयोजन हुआ, जगह जगह लोग अपनी रैली निकालने लगे। तीसरा पॉइंट है लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी, जो दुकानें थीं वो बंद कर दी थीं, और जो रेलवे वर्कशॉप पे काम कर रहे थे लोग, उन्होंने भी हड़ताल शुरू कर दी थी। चौथा पॉइंट है हमारा अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में लिया गया। पांचवा है गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई, यानी कि दिल्ली में आने पर गांधी जी को प्रवेश नहीं दिया गया था। छठा पॉइंट हमारा 10 अप्रैल को अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी गई, यानी कि जब वहां पे लोग शांतिपूर्ण रूप से जुलूस अपना निकाल रहे थे, तब जब गोली चली तो इससे आक्रोशित लोगों ने बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों आदि पर हमला शुरू कर दिया। आठवां पॉइंट है ऐसी स्थिति में सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया। मार्शल लॉ क्या होता है? ये कानून होता है और इसमें सरकार का जो सबसे बड़ा पद संभालता है, जो अधिकारी होता है, वो जो पद था वो जनरल डायर को दे दिया गया। अब मैं आपको बताऊंगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये 13 अप्रैल को पंजाब में हुआ था। ये बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली घटना थी। ये भी मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगी, जिस कारण आपको जल्दी समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकती हैं इसके माध्यम से। पहला था ये पंजाब के अमृतसर शहर में घटना घटित हुई थी। दूसरा, ये जो मैदान था वो चारों तरफ से बंद था, क्योंकि इस दिन जो मेला लगा, घटना घटित हुई थी, उस दिन मेला लगा हुआ था बैसाखी का। ये जो मैदान था वो शहर से काफ़ी दूर था। तीसरा पॉइंट है यहाँ मार्शल लॉ सरकार लगा चुकी थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था, क्योंकि ये जो बाग था वो शहर से दूर था। चौथा पॉइंट आपका है सिपाहियों ने भीड़ पर गोलियां चला दी, यानी कि जो मेला लगा हुआ था, जो मेला लगा हुआ था वो शहर से बाहर था। अब जो गोलियां चलाई गई थी भीड़ पर, वो जनरल डायर के आदेश पर चलाई गई थी, क्योंकि जनरल डायर जो था वो मार्शल लॉ का एक पद अधिकारी था। नंबर 6 पॉइंट है आपका बहुत से लोग कुएं में कूद गए। कुएं में क्यों कूदे? क्योंकि वह अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुएं में कूदने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहां पर भी वह नहीं बच पाए। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ किसी का तो बच्चे और बूढ़े, तीसरा औरतें, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। 8वां पॉइंट है इनका मकसद था केवल भारतीयों को डराना। जो जनरल डायर था उसका यही मकसद था कि भारतीयों इस तरह से अगर गोलियां चलवा देंगे तो भारतीय लोग जो है वह डर जाएंगे, फिर आगे किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं करेंगे। 9वां पॉइंट है इससे अंग्रेजों का विरोध नहीं होगा। 10वां पॉइंट सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। भीड़ ने कई जगहों पर आंदोलन भी किया। जैसे जैसे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो भी घटना थी वो उत्तर भारत के अनेक शहरों में तथा जब पहुंची, तब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया। लोगों पर कोड़े भी बरसाए गए। इसके बाद पंजाब के गुजरांवाला बाग पर बम बरसाए गए। सब जगह हिंसा की कार्यवाही को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब दूसरी वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में समझाया जाएगा।